जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ दूसरा जो टॉपिक है जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो 2.1 है, यूनिट 2.1, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं के अंतर्गत जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। दोस्तों इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी है डिटेल्ड और उसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की, जिसका नाम है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। ठीक है, अब पद्धतियों में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। मतलब जो उल्लेखित हिंदी साहित्य के जो इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जिनमें ये ज्ञान पड़ता है कि ये इतिहास के बारे में बता रहे हैं, वो भक्ति काल से ही मिलने लगे थे। जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। गोकुलनाथ का है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, और नाभादास का है भक्तमाल। तो ये चीजें भी यहाँ मिल गई। ठीक है, दो चीजें। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है, इसमें क्योंकि सिर्फ कवियों का ही विवरण दिया गया था। फिर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दा तासी कृत इस्तवार दाला लेत्रेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ से माना जाता है। गारसा दा तासी के ग्रंथ से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां प्रमुख रही है। अब वो पद्धतियां कौन है, उसी प्रकार से यहाँ पे आचार्यों ने अपना वर्णक्रम प्रस्तुत किया था। पहली है वर्णक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। वर्णक्रम मतलब शब्द के अनुसार। उदाहरण के लिए तुलसी, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं है, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा दातासी और शिवसिंह सेंगर ने इसका प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, वर्णक्रम पद्धति का। फिर आता है कालक्रम पद्धति। अब कालक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का जो विवरण है उनके काल मतलब समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविव्रत संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है, यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। फिर है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। फिर आती है विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वो 3 पद्धति है: जाति,
रेस, वातावरण, मिलियू और क्षण विशेष मूवमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। विधेयवादी पद्धति में इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। पहला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हें चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को नियोजित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में नियोजित दिखा सकना। हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के अनुसार ये है। फिर साहित्य इतिहास दर्शन की बात करते हैं। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास दर्शन। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज का कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बड़ा कवित्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, कवि वृत्त संग्रह कहा है शिव सिंह सरोज को, और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने नामकरण दो आधार पर किया था। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम दो हिस्से कर डालना इतिहास विभाग नहीं कहला सकता है। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त प्रचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। आधुनिक काल में गद्य आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कौन से कवियों के परिचयात्मक विवरण? इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। वो है हिंदी गोविंद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदरदास जी की, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की, और ब्रज माधुरी सार ये वियोगी हरि जी की।
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण कुछ इस प्रकार है। आदिकाल, वीर गाथा काल भी कहा है इन्होंने इसे, और संवत 1050 से 1375 तक का समय है। आदिकाल और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 1050 से 1375 तक इसका समय है, संवत 1050 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा है, संवत 1375 से 1700 तक का समय। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा है, संवत 1700 से लेकर के 1900। और अंत में आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा है, संवत 1900 से लेकर के 1984 तक। ये शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन है। ठीक है, तो अब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने, समझने और सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।